तो छात्रों, फास्ट ट्रैक रिवीजन के क्रम में हम लोगों ने गद्य खंड का 2 चैप्टर और पद्य खंड का 2 चैप्टर देख लिया है और उम्मीद करते हैं कि उससे बाहर आप लोगों को गद्यांश और पद्यांश नहीं आएगा, उसी में से आएगा। और व्याकरण पोर्शन हम लोगों ने देख लिया था, तो व्याकरण पोर्शन कंप्लीट हो गया और पद्यांश का भाग कंप्लीट हो गया और गद्यांश का भाग आप लोगों का कंप्लीट हो गया परीक्षा की दृष्टि से, क्योंकि समय उतना नहीं बचा है कि डीपली सारी चीजें आप लोगों को पढ़ाई जाए और आप लोगों के पास भी उतना समय नहीं बचा है कि आप लोग सारी चीजें पढ़ सकें। तो बहुत ही कम समय में हम लोगों को उतने चीजों को कवर करना है जो हमारे परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। तो वो चीजें वहीं पे अब हम स्टॉप करते हैं और आगे आप लोगों को हिंदी मॉडल पेपर लेकर के आ रहे हैं। 5 मॉडल पेपर आप लोगों को अगले 5-6 दिन में देने का प्रयास हम करेंगे, नहीं 5 तो 4 तो किसी भी तरीके से दे देंगे। और अगर इन चारों मॉडल पेपरों को आप लोगों ने देख लिया और जो इसके पहले फास्ट ट्रैक रिवीजन में आप लोगों को दिया गया है उन चीजों को अगर आप लोगों ने देख लिया तो 70 में 70 इससे बाहर से आने वाला नहीं है। तो आइए देखते हैं हिंदी मॉडल पेपर 1 का खंड अ में हम देखते हैं तो आप लोगों के हिंदी के पेपर में 2 खंड आएंगे, खंड अ और खंड ब। खंड अ बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं 20, जिसको आप लोगों को मार्कशीट पे जिसका उत्तर देना होता है, और खंड ख जो होता है वो वर्णनात्मक प्रश्न होता है। तो खंड अ के 20 प्रश्न को हम लोग देखेंगे, इसके बाद खंड ख को देखेंगे मॉडल पेपर 1 के, और इस तरीके से करके हम लोग 5 पेपर को देखेंगे और इन 5 पेपर को आप लोग बड़े ध्यान से देखिएगा। देखिए, पहला प्रश्न करा कि पंडित प्रताप नारायण मिश्र लेखक हैं, द्विवेदी युग के हैं कि शुक्ल युग के हैं कि भारतेंद्र युग के हैं कि शुक्लोत्तर युग के हैं। साथ ही साथ आप लोग इसके उत्तर को अपने दिमाग में सोचते भी चलिएगा कि जितनी भी आपने पढ़ाई की है तो क्या इन सब चीजों को आप लोगों ने पढ़ा है, आप लोगों की तैयारी किस लेवल की है आप लोग इससे अंदाजा लगा सकते हैं। तो पंडित प्रताप नारायण मिश्र जो है ये भारतेंद्र युगीन लेखक हैं। दूसरा कार्य कि सेवा सदन उपन्यास के लेखक हैं, आप लोगों को पढ़ाए हैं फास्ट ट्रैक रिवीजन में ही पढ़ाए हैं। सेवा सदन उपन्यास के लेखक हैं प्रेमचंद, ठीक है। अगला कार्य कि जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है, जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। ध्रुवस्वामी उन्हीं का है, चंद्रगुप्त उन्हीं का है, स्कंदगुप्त उन्हीं का है, लहरों के राजहंस ये उनका नहीं है, किसका है? मोहन राकेश का। लहरों के राजहंस मोहन राकेश का है, तो इसलिए जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है, कौन हो जाएगा? लहरों के राजहंस, ऑप्शन नंबर ग। चौथा प्रश्न करें कि शुक्ल युग की समयावधि है, शुक्ल युग की समयावधि है, ये भी आप लोगों को फास्ट ट्रैक रिवीजन के माध्यम से हमने पढ़ा दिया है। तो ऑप्शन नंबर इसका भी जगह 1919 से लेकर के 1938 ईस्वी तक शुक्ल युग की समयावधि होती है। आप लोग अन्य भी जो युग हैं आप लोगों को फास्ट ट्रैक रिवीजन में हमने पढ़ाया, उसको भी ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा। अगला कार्य कि रीतिकाल की रचना है, रीतिकाल की रचना कौन सी है? तो रीतकालीन कवि हैं कौन? रामचंद्र का, केशवदास की। रीतकालीन कवि है केशवदास और उनकी रचना है रामचंद्र का, इसलिए रीतकाल की रचना हो जाएगी रामचंद्र का। अगला प्रश्न कर रहा है कि साहित्य और कला रचना है, साहित्य और कला किसकी रचना है? तो ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पे क सही हो जाएगा, पद्मलाल मुन्नालाल बख्शी की। तो इस तरीके से 6 प्रश्नों को हम लोगों ने देखा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। तो आइए देखते हैं अगले प्रश्न को, और प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि दीप शिखा काव्य संग्रह है, किसका है? तो दीप शिखा काव्य संग्रह महादेवी वर्मा का है, किसका है? महादेवी वर्मा का है। 8वां प्रश्न कह रहा है कि प्रसिद्ध आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं के लेखक हैं। ये बहुत ही फेमस आत्मकथा है, कई बार पूछा जाता है, तो इसको आप लोग बहुत ही ध्यान से देखिएगा। प्रसिद्ध आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन जी की है, ऑप्शन नंबर क इसका भी सही हो जाएगा। अगला कह रहा है कि बिहारी किस युग के कवि हैं? तो कुछ पूछना ही नहीं है, बिहारी रीतिकाल के कवि हैं, ठीक है। बिहारी क्या किस युग के कवि हैं? तो बिहारी रीतिकाल के कवि हैं। अगला कह रहा है कि तार सप्तक के संपादक हैं, ये क्वेश्चन देखिए बिहारी वाला और तार सप्तक, और ये दीप शिखा आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, फास्ट ट्रैक रिवीजन में ही पढ़ाए हैं। तार सप्तक के संपादक कौन हो जाएंगे? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन
अज्ञेय हो जाएंगे। संचारी भावों की संख्या कितनी है? अगला प्रश्न कर रहा है कि संचारी भावों की संख्या कितनी है? 27 है कि 29 है कि 31 है कि 33 है? ये भी ऑलरेडी आप लोगों को पढ़ाया जा चुका है। संचारी भावों की संख्या कितनी है? 33 है। मुख मयंक सम मंजु मनोहर पंक्ति में कौन सा अलंकार है? मुख मयंक सम, सम मिल गया हमको यहाँ पे। तो सम तुलनात्मक शब्द मिल गया यहाँ पे, तो कौन सा हो जाएगा? उपमा अलंकार यहाँ पे हो जाएगा। कौन सा अलंकार हो जाएगा यहाँ पे? उपमा अलंकार हो जाएगा। मुख मयंक सम मंजु मनोहर में उपमा अलंकार हो जाएगा। ठीक है, तो 12 प्रश्न हो गया। 8 प्रश्नों को आइए देखते हैं। तो आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न नंबर 13 पर है कि रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, या फिर रोला छंद के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं? तो ये भी आप लोगों को बता दिया गया है। ऑप्शन नंबर का हो जाएगा 24 मात्राएं। 14वां है कि निष्कपट शब्द में उपसर्ग है। निष्कपट शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो ऑप्शन नंबर ब यहाँ पे भी हो जाएगा निस। 15वां नंबर पर है कि खरगोश तेज दौड़ता है, वाक्य में रेखांकित शब्द का व्याकरणिक परिचय है। तो खरगोश तेज दौड़ता है, कैसे दौड़ता है? तेज। तो जब कोई शब्द क्रिया की विशेषता बताए, विशेषण की विशेषता बताए, क्रिया विशेषण की विशेषता बताए, तो क्या हो जाता है? क्रिया विशेषण हो जाता है। तो जो तेज शब्द है ये दौड़ना का विशेषण बता रहा है। दौड़ता तो है लेकिन कैसे दौड़ता है? तेज दौड़ता है। तो ये क्रिया नहीं होगा, सर्वनाम नहीं होगा, विशेषण नहीं होगा, क्या हो जाएगा? रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। रीति मतलब होता है कैसे, किसी भी काम को करने के तरीके। तो कैसे दौड़ता है ये बताया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। अगला करें कि पंचवटी में कौन सा समास है? पंचवटी, 5 वटों का समूह, पंचवटी। तो जहां पे संख्या की बात होती है वहां पे कौन सा समास हो जाता है? द्विगु समास हो जाता है। अगला करें कि गोरा शब्द तत्सम रूप है। गोरा शब्द किसका तत्सम रूप है? तो गौर का, गौर। 18वां करें कि अनुसंधान में उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर ख यहाँ पे हो जाएगा अनु। अनुसंधान में कौन सा उपसर्ग है? अनु उपसर्ग है। तो ये 18 क्वेश्चन हो गया। आइए 2 क्वेश्चन को और देखते हैं। देखिए अगला जो प्रश्न है 19वां और 20वां, ये आपके संस्कृत से दे दिया है। कि तस्य शब्द का वचन एवं विभक्ति है। तस्य शब्द का वचन विभक्ति द्विवचन है, चतुर्थी विभक्ति की, एक वचन षष्ठी विभक्ति है कि बहुवचन षष्ठी विभक्ति है, एक वचन तृतीया विभक्ति है। तो इसका ऑप्शन नंबर ख यहाँ पे सही हो जाएगा, एक वचन षष्ठी विभक्ति हो जाएगा। 20वां करें कि ताभी शब्द का विभक्ति एवं वचन है। ताभी शब्द का विभक्ति एवं वचन है। द्वितीया द्विवचन है कि चतुर्थी एक वचन है कि पंचमी एक वचन है कि तृतीया बहुवचन है। तो ताभी शब्द जो है तृतीया बहुवचन शब्द है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे घ सही हो जाएगा। तो इस तरीके से मॉडल पेपर 1 का हम लोगों ने खंड अ कंप्लीट कर लिया है। खंड ख को आगे हम लोग देखेंगे। इस तरीके से 5 मॉडल पेपर आप लोगों का देने का प्रयास हम करेंगे परीक्षा के पहले। और अगर इन 5 मॉडल पेपरों को आपने अच्छे से देख लिया तो मुझे उम्मीद है कि आपके पेपर का जो 70 नंबर है वो यहीं से आएगा, इसके अलावा कहीं से नहीं आएगा। तो बने रहिए पीएसपी क्लासेस फॉर जेएनवी के साथ। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दिए। आपका दिन मंगलमय हो। तो छात्रों हम लोग जो है खंड ख पे आ गए हैं और खंड ख का पहला ही प्रश्न जो है वो है कि निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आप लोगों को इस प्रश्न में 2 गद्यांश मिलेंगे, क और ख अथवा करके रहेगा। या तो क कीजिए या फिर ख कीजिए। लेकिन क वाला जो यहाँ पे गद्यांश है, विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषधि है। ये गद्यांश आपको ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं, फास्ट ट्रैक रिवीजन में ही पढ़ा चुके हैं। और उस वीडियो का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, देख लीजिएगा एक बार अगर नहीं देखे होंगे वहां पे जाके। तो दूसरा जो है ख वाला, ये ईर्ष्या की बेटी का नाम निंदा है। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है वही पूरे विश्व का निंदक भी होता है। दूसरों की निंदा वह इसलिए करता है कि इस प्रकार दूसरे लोग जनता अथवा मित्रों की नजर से गिर जाएंगे और जो स्थान रिक्त होगा उस पर मैं अनायास ही बैठा दिया जाऊंगा। तो ये गद्यांश आप लोगों के सामने है। और पहला प्रश्न कर रहा है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो ये जो गद्यांश है आप लोगों के, इसका हम लोग अगर लिखेंगे तो लिखेंगे
प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में संकलित ईर्ष्या चुन गई मेरे मन से। इसको कामा में बंद कर देंगे और हो सके तो अंडरलाइन भी कर देंगे। नामक पाठ से लिया गया इसके लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। रामधारी सिंह दिनकर को भी कामा में बंद करके अगर चाहें तो अंडरलाइन कर देंगे तो अच्छा रहेगा। तो ये जो है ईर्ष्या तुम गई मेरे मन से नामक पाठ से लिया गया है और इसके लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। आइए देखते हैं इसके अगले प्रश्न को। देखिए अगला जो प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो गद्यांश में व्याख्या के लिए हम लोगों को बहुत ज्यादा अलग से दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, जो है उसी को अपने भाषा में लिख देना होता है, बस व्याख्या हो जाता है। यहाँ पे रामधारी सिंह दिनकर जी करें कि ईर्ष्या की बेटी का नाम निंदा है। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है वही बुरे किस्म का निंदक भी होता है। अर्थात रामधारी सिंह दिनकर जी कह रहे हैं कि ईर्ष्यालु व्यक्ति स्वाभाविक है कि वो एक निंदक भी होगा, क्योंकि ईर्ष्या की बेटी का नाम ही निंदा है। दूसरों की निंदा वह इसलिए करता है कि किस प्रकार दूसरे लोग जनता और समस्तों की नजर से गिर जाएंगे। रामधारी सिंह दिनकर जी आगे कहते हैं कि कोई भी निंदक जो दूसरे की निंदा करता है वह सिर्फ इसीलिए करता है कि वो जो है लोगों की नजर में गिर जाएगा और इसकी प्रशंसा होने लगेगी जो निंदा कर रहा है, और जो स्थान रिक्त होगा उस पर मैं अनायास ही बैठ जाऊंगा। और निंदा करने वाले व्यक्ति को यह लगता है कि जिसकी मैं निंदा कर रहा हूं जब वह लोगों की नजर से गिर जाएगा, समाज में उसका सम्मान कम हो जाएगा, तो वो जो उसका स्थान है वो खाली हो जाएगा और वह स्थान मैं प्राप्त कर लूंगा, ऐसा वो सोच करके उस व्यक्ति की निंदा करता है। बस इतना ही लिख देना है, व्याख्या हो गया। आइए देखते हैं अगले प्रश्न। अगला जो प्रश्न है कि ईर्ष्यालु व्यक्ति दूसरे की निंदा क्या सोचकर करता है। तो ईर्ष्यालु व्यक्ति दूसरे की निंदा यह सोचकर करता है कि जिसकी वह निंदा कर रहा है जब वह समाज के नजर से, लोगों की नजर से गिर जाएगा तो उसका जो रिक्त स्थान होगा, उसका जो जगह खाली होगा, वह जगह मुझे प्राप्त हो जाएगा, वह स्थान मुझे प्राप्त हो जाएगा, वह सम्मान मुझे मिलने लगेगा। यही सोचकर वह दूसरे की निंदा करता है। तो ये खंड ख के अंतर्गत जो है पहला प्रश्न था, और आगे के प्रश्नों को हम लोग देखेंगे दूसरे वीडियो में, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। अभी पहले वीडियो में आप लोगों को खंड अ का 20 बहुविकल्पी प्रश्न मिल जाएगा और ये पहला गद्यांश से रिलेटेड प्रश्न मिल जाएगा। इसके आगे के जो प्रश्न होंगे उसका जो है मैटर आप लोगों को दूसरे वीडियो में मिलेगा। तो एक मॉडल पेपर से 2 वीडियो आप लोगों का रहेगा, 2 वीडियो, क्योंकि मैटर बहुत अधिक हो जाता है तो वीडियो लोड होने में भी दिक्कत होती है और पढ़ने में भी आप लोगों को दिक्कत होती है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इसी मॉडल पेपर के बचे हुए प्रश्नों को लेकर के। तब तक आप लोग लगे रहिए, अपना पढ़ाई करते रहिए और बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोगों को पीएसपी क्लासेस पर जेएमबी की तरफ से।